नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कैसे एक आइडिया, सिर्फ एक विचार, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है और इतिहास की धारा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी है, पर साथ ही ये हमें आज की दुनिया को समझने में भी मदद करता है। सोचकर ही हैरानी होती है ना, कि कैसे कुछ गिने चुने लोग और उनका एक मजबूत विचार एक इतने विशाल साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। इसी एक घटना ने अगली पूरी सदी के लिए दुनिया की राजनीति की शक्ल ही बदल कर रख दी। आज हम इसी बड़ी पहेली की परतें खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब के बिना हम आज के विश्व इतिहास को समझ ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी क्रांति की जड़ें हमें मिलती हैं 19वीं सदी के यूरोप में। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने ना स्वतंत्रता और समानता जैसे विचारों की एक आग सी लगा दी थी पूरे महाद्वीप में। अब हर जगह बस यही बहस चल रही थी कि भाई समाज को आखिर चलाना कैसे चाहिए। तो उस वक्त समाज में ना मोटे तौर पर 3 तरह की सोच वाले लोग थे: लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स यानी उदारवादी चाहते थे कि एक चुनी ही सरकार हो, पर वो सबको वोट देने के हक में नहीं थे, सिर्फ संपत्ति वालों को ही ये हक देना चाहते थे। दूसरी तरफ थे रेडिकल्स, जो बहुमत के शासन में यकीन रखते थे। वो चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार मिले, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों। और फिर आते थे कंजर्वेटिव्स, यानी रूढ़िवादी, जो कहते थे कि भाई जो पुरानी परंपरा और राजशाही चली आ रही हैं वही सही है, बदलाव की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब ये सारे नेता इन आइडियाज पर बहस कर रहे थे ना, उसी वक्त एक और बहुत बड़ी ताकत समाज को बदल रही थी, और वो थी औद्योगिक क्रांति। इसने बड़े बड़े कारखाने तो बना दिए, लेकिन अपने साथ ये लाई गरीबी, शोषण और बहुत सारी नई सामाजिक परेशानियां। और इन्हीं परेशानियों के बीच से एक और भी क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया: समाजवाद। ये तस्वीर भले ही 1861 के लंदन की हो, लेकिन ये कहानी उस वक्त पूरे यूरोप की थी। शहर खचाखच भर रहे थे, लोगों के पास ना तो कोई काम था और ना ही रहने को ढंग का घर। मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। समाजवाद इन्हीं सब सवालों का जवाब देने की एक कोशिश थी। तो आखिर ये समाजवाद का मूल विचार था क्या? देखिए, समाजवादियों का मानना था कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनकी जड़ है निजी संपत्ति। मतलब अगर फैक्ट्री और जमीन जैसी चीजों पर किसी एक इंसान का हक न हो, बल्कि पूरे समाज का कंट्रोल हो, तभी बराबरी लाई जा सकती है। और इस विचार को सबसे जोरदार आवाज दी कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स ने कहा कि ये जो औद्योगिक समाज है ये पूंजीवादी है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सारा का सारा मुनाफा कुछ मुट्ठी भर फैक्ट्री मालिकों की जेब में चला जाता है, जबकि मजदूर वो गरीबी में ही पिसता रहता है। मार्क्स का मानना था कि मजदूरों की हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक वे क्रांति करके इस पूरे सिस्टम को ही उखाड़ न फेंकें। उनका लक्ष्य था एक कम्युनिस्ट समाज, जहां हर चीज पर पूरे समाज का हक हो। चलिए अब कहानी का रुख यूरोप से रूस की ओर मोड़ते हैं। आखिर ये इतना बड़ा निरंकुश साम्राज्य इन क्रांतिकारी विचारों के लिए इतनी उपजाऊ जमीन कैसे बन गया? ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की 85% आबादी खेती किसानी करती थी। इसका सीधा मतलब था कि देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी, जमीन की कमी और पुराने तौर तरीकों से जूझ रही थी, और ये असंतोष की सबसे बड़ी वजह थी। और जो थोड़े बहुत उद्योग थे, वहां कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत तो और भी खराब थी। काम के घंटे बहुत ज्यादा, वेतन बहुत कम और रहने की हालत तो बस पूछिए मत। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं थी कि समाजवाद के विचार उन्हें अपनी मुक्ति का रास्ता लग रहे थे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक मजदूर के दिल की आवाज है। ये सिर्फ गरीबी की बात नहीं थी, ये अपमान और अन्याय की एक गहरी भावना थी। जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी गरिमा छीनी जा रही है, तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और यही भावना क्रांति की असली चिंगारी बनी। जार के शासन को 2 बहुत बड़े झटके लगे। पहला 1905 की क्रांति, जिसे हम 1917 की असली क्रांति की ड्रेस रिहर्सल भी कह सकते हैं, और दूसरा पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध के भयानक असर ने जार के शासन की नींव को पूरी तरह से खोखला कर दिया और उसे गिरने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर आया साल 1917, जो इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली फरवरी क्रांति और दूसरी अक्टूबर क्रांति। पहली क्रांति हुई फरवरी में। ये ज्यादातर अपने आप हुई एक घटना थी।
खाने की कमी और युद्ध की तबाही से लोग इतने तंग आ चुके थे कि वे सड़कों पर उतर आए और आखिरकार ज़ार निकोलस द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। क्रांति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब सैनिकों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया और उन्होंने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, वो खुद भीड़ के साथ जाकर मिल गए। जिस पल सेना ने सरकार का साथ छोड़ा, उसी पल ज़ार के 300 साल पुराने शासन का अंत हो गया। ज़ार तो चला गया और एक अस्थायी सरकार ने सत्ता संभाल ली, लेकिन यह सरकार लोगों की जो सबसे बड़ी मांगे थी कि युद्ध खत्म हो और किसानों को जमीन मिले, उन्हें पूरा नहीं कर पाई। और इसी मौके का फायदा उठाया व्लादिमीर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने। उन्होंने अक्टूबर में सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेनिन की कामयाबी का राज था उनकी 3 एकदम सीधी और सरल मांगें, जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नारा दिया, शांति, भूमि और रोटी। अब सोचिए, युद्ध से थके हुए सैनिक, जमीन के भूखे किसान और खाने की कमी से परेशान शहरी मजदूरों के लिए ये नारा कितना पावरफुल रहा होगा। अच्छा, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। रूस का समाजवादी आंदोलन 2 गुटों में बटा हुआ था। बोल्शेविक, जिसका मतलब था बहुमत वाले, और मेंशेविक यानी अल्पमत वाले। लेनिन के बोल्शेविक एक बहुत ही अनुशासित पार्टी थे और उनका मानना था कि सत्ता पर तुरंत कब्जा करने का ही सही मौका है। वहीं मेंशेविकों को लगता था कि रूस अभी समाजवादी क्रांति के लिए तैयार नहीं है। तो सत्ता में आने के बाद बोल्शेविकों ने रूस को पूरी तरह से बदलने और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए बहुत तेजी से और बड़े-बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिसने रूस का नक्शा ही बदल दिया। सारे बड़े बैंकों और उद्योगों पर सरकार का कब्जा हो गया। जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों को दे दी गई। बोल्शेविक पार्टी को देश की इकलौती पार्टी बना दिया गया। और जब उनके दुश्मनों ने इसका विरोध किया तो एक भयंकर गृह युद्ध में उन्हें हराकर उन्होंने अपनी सत्ता को हमेशा के लिए मजबूत कर लिया। लेकिन रूसी क्रांति की कहानी सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रही। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और ये हमारे लिए भी बहुत मायने रखती है। इस क्रांति की सफलता ने दुनिया भर में उम्मीद की एक लहर दौड़ा दी, खासकर उन देशों में जो किसी दूसरे देश के गुलाम थे। कम्युनिस्ट विचारों को फैलाने के लिए कॉमिंटन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बनाई गईं और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा, जहां एम.एन. रॉय जैसे नेताओं ने इससे प्रेरणा लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। तो आखिर में हम इस सवाल पे आकर रुकते हैं। रूसी क्रांति ने बराबरी और शोषण से आज़ादी का एक बहुत ही मजबूत सपना दिखाया, लेकिन इसने एक ऐसे शासन को भी जन्म दिया जो आगे चलकर तानाशाही बन गया। तो इसकी असली विरासत क्या है? इसके ऊंचे आदर्श या फिर उसके नतीजे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूरोप में पैदा हुए इन विचारों में ऐसा क्या था जिसने इतने बड़े रूसी साम्राज्य को पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर कर दिया? तो इसकी जड़ें हमें मिलती हैं फ्रांसीसी क्रांति में। देखिए, इस क्रांति ने सदियों से चले आ रहे राजाओं और पादरियों के राज को सीधी चुनौती दे डाली थी और इसके बाद पूरे यूरोप में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई कि भाई अब समाज को कैसा होना चाहिए। तो एक बात तो साफ थी, पुराना सिस्टम जो था वो तो अब टूट रहा था, लेकिन उसकी जगह लेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनिश्चितता थी। सब मानते थे कि बदलाव तो आएगा, पर कैसा होगा इस पर कोई भी सहमत नहीं था। और इसी बहस और उथल-पुथल के बीच से 3 बड़े नजरिए या कह लीजिए 3 बड़े रास्ते सामने आए, जिन्होंने यूरोप के भविष्य के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की: उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो चलिए इन दोनों को जरा समझते हैं। उदारवादी कौन थे? ये वो लोग थे जो बदलाव तो चाहते थे, पर धीरे धीरे, आराम से। इनका मानना था कि भाई वोट डालने का हक सिर्फ उन लोगों को हो जिनके पास संपत्ति है। दूसरी तरफ थे रेडिकल्स। ये कहते थे नहीं, बदलाव चाहिए तो अभी चाहिए और जड़ से चाहिए। वो बहुमत की सरकार चाहते थे। और मजे की बात यह है कि उनमें से कई तो महिलाओं के वोट देने के अधिकार की भी बात कर रहे थे, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और फिर आता है तीसरा ग्रुप, रूढ़िवादी। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने उन्हें भी हिला तो दिया था। वो भी समझ गए थे कि कुछ तो बदलना पड़ेगा, लेकिन उनकी शर्त थी कि जो भी बदलाव हो वो बहुत ही धीमा हो, और सबसे जरूरी बात, अतीत का, हमारी पुरानी संस्थाओं का सम्मान बना रहना चाहिए। ठीक है, तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है
औद्योगिक क्रांति। इस क्रांति ने दुनिया को कारखाने, नई मशीनें तो दी, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसी नई मुसीबतें भी लेकर आईं जिनका जवाब न तो उदारवादियों के पास था, न रेडिकल्स के पास और न ही रूढ़िवादियों के पास। जरा कल्पना कीजिए उस दौर की। काम के घंटे इतने लंबे कि कोई हिसाब ही नहीं, मजदूरी इतनी कम कि पेट भरना मुश्किल। शहरों में बेरोजगारी फैल रही थी और जहां लोग रह रहे थे वहां गंदगी और बीमारियों का अंबार था। इन्हीं हालातों ने बिल्कुल एक नई सोच के लिए, एक नए विचार के लिए जमीन तैयार की। और वो नया विचार था समाजवाद। अब यह समाजवाद था क्या? ये एक बहुत ही रैडिकल आइडिया था। इसका कहना था कि समाज की सारी समस्याओं की जड़ है निजी संपत्ति। ये जो फैक्ट्रीज, जमीन, सब कुछ लोगों के हाथ में है, यही गलत है। इसका कंट्रोल किसी एक इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी के हाथ में होना चाहिए। समाजवादियों का तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे कि एक फैक्ट्री में जो भी मुनाफा होता है उसे पैदा कौन करता है? मजदूर। लेकिन वो मुनाफा जाता किसकी जेब में है? मालिक की। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये तो अन्याय पर टिका है। और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने इसी अन्याय की भावना को अपनी विचारधारा का केंद्र बनाया। तो अब यूरोप में ये सब विचार तो घूम रहे थे, लेकिन हमारा फोकस अब शिफ्ट होता है रूस पर। सवाल ये है कि रूस ही क्यों? ऐसा क्या था रूस में कि वो इन नए क्रांतिकारी विचारों के लिए एक बारूद का ढेर बन गया? ये आंकड़ा देखिए, 85%, 85%। ये बहुत बड़ा नंबर है। जिस वक्त यूरोप के दूसरे देश इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे थे, उस वक्त रूस की 85% आबादी खेती किसानी पर निर्भर थी। ये रूस को बाकी यूरोप से बिल्कुल अलग बनाता था। रूस की हालत सच कहें तो एक प्रेशर कुकर जैसी थी। सबसे ऊपर बैठा था एक अकेला राजा, ज़ार निकोलस II, जिसका कहा ही कानून था। उसके नीचे थे किसान, देश की सबसे बड़ी आबादी, जो थे तो बड़े धार्मिक, पर जमींदारों से नफरत करते थे और चाहते थे कि उनकी जमीन छीनकर उन्हें दे दी जाए। और फिर शहरों में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजबूत, बहुत ही रैडिकल मजदूर वर्ग तैयार हो रहा था। और इन सब के ऊपर 1914 से पहले किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी बनाना ही गैर कानूनी था। तो मतलब अपनी बात कहने का कोई रास्ता ही नहीं था। दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा था। और हाँ, एक और बड़ी अनोखी बात थी रूसी किसानों में। उनकी एक पुरानी परंपरा थी जिसे मीर या कम्यून कहते थे। इसमें वो अपनी सारी जमीन को एक साथ मिला देते थे और फिर हर परिवार की जरूरत के हिसाब से उसे आपस में बांट लेते थे। अब ये चीज देखकर कुछ समाजवादियों को लगा, अरे ये किसान तो पैदाइशी समाजवादी हैं, इन्हें तो कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन रूस के समाजवादी खुद एक मत नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी पार्टी में ही दो फाड़ हो गए। एक तरफ थे मेंशेविक, जो मानते थे कि पार्टी का दरवाजा सबके लिए खुला होना चाहिए, और दूसरी तरफ थे लेनिन और उनके बोल्शेविक। लेनिन का मानना था, नहीं, हमारी पार्टी छोटी होगी लेकिन एकदम अनुशासित होगी, इसमें सिर्फ पक्के प्रोफेशनल क्रांतिकारी ही होंगे। अब हम आ गए हैं 1905 पर। ये साल बहुत जरूरी है। 1905 की क्रांति को अक्सर 1917 की असली बड़ी क्रांति का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। मतलब ये एक तरह की पहली कोशिश थी। भले ही ये नाकाम रही, पर इसने ज़ार के शासन की सारी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो 1905 में हुआ क्या? इससे ठीक पहले का साल यानी 1904 रूस के मजदूरों के लिए बहुत ही भयानक था। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई थी और उनकी असली कमाई, मतलब जो पैसा उनके हाथ में आ रहा था, वो 20% तक घट गया था। लोगों का गुस्सा और उनकी हताशा दोनों ही अपने चरम पर थे। और फिर 1905 में घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। जनवरी में हजारों मजदूर शांति से अपनी मांगे लेकर ज़ार के महल की तरफ बढ़े और उन पर गोलियां चला दी गई। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस एक घटना ने पूरे रूस में जैसे आग लगा दी। हर तरफ हड़तालें होने लगी। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब सड़कों पर थे। इतना दबाव बढ़ा कि ज़ार को झुकना पड़ा और उसने एक चुनी हुई संसद, जिसे ड्यूमा कहा गया, बनाने का वादा किया। लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। ज़ार ने पहली ड्यूमा को सिर्फ 75 दिन में भंग कर दिया। दूसरी बनाई, उसे भी हटा दिया और आखिर में उसने वोट देने के नियम ही बदल दिए ताकि ड्यूमा में सिर्फ उसके वफादार लोग ही पहुंच सकें। तो कुल मिलाके हुआ क्या? ज़ार ने एक हाथ से संसद दी और दूसरे हाथ से उसे छीन लिया।
इस घटना से एक बात बिल्कुल साफ हो गई, जार असल में कोई भी ताकत अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और उसने लोगों का भरोसा पूरी तरह से खो दिया। तो 1905 की क्रांति को कुचल तो दिया गया, लेकिन क्या क्रांति की वो आग सच में बुझ गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। जार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने लोगों का भरोसा हमेशा के लिए खो दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि क्रांति होगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये था कि कब होगी।